जरा सोचिए, कुछ ही वक्त पहले ये फ्रेंचाइजी कहाँ खड़ी थी। एक दौर था जब ये टीम आईपीएल का फाइनल बॉस हुआ करती थी। वो बस नीली जर्सी वाली एक और टीम नहीं थी, वो हर्डल थी जिसे क्रॉस किए बिना ट्रॉफी का सपना देखना भी इम्पॉसिबल था। एक शानदार ओपनर जो बाहर से कॉम लेकिन अंदर से रूथलेस। डेथ ओवर्स में यॉर्कर स्पेशलिस्ट जो यॉर्कर को स्किल नहीं प्योर आर्ट बना चुके थे। एक फिनिशर जो बड़े स्टेज पर ऐसे सक्सेस मारते थे जैसे प्रेशर उनके लिए बना ही ना हो। और मिडिल ऑर्डर का ऐसा हिटर अपने 360 डिग्री शॉट से बॉलर्स को ये सोचने पर मजबूर कर देते थे कि हमने क्रिकेट ही क्यों चुना। वही था उसका गोल्डन एरा, एक विनिंग मशीन जिसे बस जीतना आता था बिना ज्यादा ड्रामा किए। फिर डाउनफॉल शुरू हुआ, रॉन्ग रिटेंशंस, वर्स्ट टाइम इंजरीज, एजिंग कोर, लीडरशिप एक्सपेरिमेंट्स, ऑक्शंस जहां पजल के पीस आपस में फिट ही नहीं बैठ रहे थे। और 2024 वो तो स्ट्रेट रॉक बॉटम था। 5 टाइम चैंपियंस, पॉइंट्स टेबल में बिल्कुल लास्ट, 10 में से 10वें नंबर पर। ये सिर्फ एक बैड सीजन नहीं था, ये एक डरावना ख्वाब था। फैंस फ्यूरियस थे, सोशल मीडिया मीम्स से भर गया और लोग वो सवाल पूछने लगे जो कभी इमेजिन भी नहीं किया गया था कि क्या मुंबई इंडियंस का एरा अब खत्म हो गया है। जी हाँ, ये बात हो रही है मुंबई की। लेकिन ग्रेट टीम्स की एक आदत होती है, वो दबे रहना नहीं जानती, वो रिलोड करती है। 2025 में मुंबई ने क्लाइम बैक करना शुरू किया है। वही फ्रेंचाइज जो 2024 में बुरी तरीके से क्रैश कर गई थी, 2025 में खुद को खींचते हुए टॉप 4 तक ले आई है। टीम परफेक्ट नहीं थी लेकिन फील आने लगी थी कि कुछ शिफ्ट हो रहा है, इंटेंट, स्ट्रक्चर और बिलीफ। और अब हम आईपीएल 2026 के डोर पर खड़े हैं। स्क्वाड फाइनल हो चुका है, ऑक्शन की डस्ट सेटल हो चुकी है और मुंबई इंडियंस का ये वर्जन ये किसी ऐसी साइड जैसा नहीं लग रहा जो बस पार्टिसिपेट करने आई। ये टीम क्वाइटली अपना खोया हुआ थ्रोन वापस लेने की प्लानिंग करती दिख रही है। आज बात मुंबई 2026 के स्क्वाड की, उसके पीछे प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। हर रिटेंशन लिस्ट एक तरह का कॉन्फेशन होती है। जब सारा नॉइज खत्म हो जाता है तब फ्रेंचाइज असल में किन पर भरोसा करती है ये वही दिखता है। मुंबई इंडियंस के लिए 2026 में मैसेज बिल्कुल साफ था कि उन्हें अपने पिलर्स पर अब भी पूरा भरोसा है। उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है रोहित शर्मा का। उन्होंने भले ही अब कैप्टन की कैप न पहनी लेकिन ओपनर के तौर पर, मेंटर के तौर पर और बड़े मैच की प्रेजेंस के तौर पर उनकी वैल्यू अब भी मैसिव है। जब वो वानखेड़े में वॉकआउट करते हैं तो एक अलग ही कैल्मनेस आ जाती है। उन्होंने सब कुछ देखा है, ट्रॉफीज उठाई है, झटके खाए हैं और फिर भी वापसी की है। फिर आते हैं सूर्य कुमार यादव। अगर मॉडर्न T20 बैटिंग का कोई पोस्टर बॉय हो सकता है तो स्काई वहीं खड़े दिखते हैं। पिछला सीजन एलीट था, रन्स भी, कंसिस्टेंसी भी, इम्पैक्ट भी, लेकिन बात सिर्फ नंबर्स की नहीं है, बात है प्रेशर शिफ्ट करने की। जैसे ही वो क्रीज पर आते हैं फील्ड बदलती है, बॉलर का प्लान बदलता है और अचानक मुंबई सिर्फ सरवाइव नहीं कर रही होती, वो अपने हिसाब से गेम चला रही होती है। तिलक वर्मा फ्यूचर का सिंबल है। T20 क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर होना सोने पे सुहागा होता है। तिलक स्टेबिलिटी लेकर आते हैं, कोलैप्स के बाद इनिंग्स रिबिल्ड करने की एबिलिटी लाते हैं और एंड में एक्सेलरेट भी कर सकते हैं। वो कोई ऐसा यंगस्टर नहीं है जिसे सिर्फ पोटेंशियल के नाम पर खिलाया जा रहा है, वो पहले से स्ट्रक्चर का हिस्सा है। रायन रिकल्टन पजल का एक इंटरेस्टिंग पीस है, लेफ्ट हैंडेड विकेट कीपर बैटर जिन्होंने आईपीएल के शुरुआती मौकों में खासकर टॉप पर इम्प्रेस किया था। उनके पास एनर्जी है, इंटेंट है और ओपनिंग कॉम्बिनेशन को एक फ्रेश एंगल देते हैं। जिस टीम को कीपर स्लॉट में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, उनके रिटेंशन को स्मार्ट मूव कहना गलत नहीं होगा। और फिर आते हैं बैलेंस की सोल, हार्दिक पांड्या। जब उन्होंने पहले लीडरशिप संभाली थी तब कंट्रोवर्सी भी, क्रिटिसिज्म भी आया, काफी नॉइज भी था, लेकिन प्योर टीम कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखें तो उनके लेवल का जेन्युइन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होना ब्लेसिंग से कम नहीं है। बैट और बॉल दोनों से हार्दिक मुंबई को वो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं जो लीग की बहुत कम टीम्स के पास होती है। बॉलिंग फ्रंट पर 2 जायंट्स अब भी वहीं खड़े हैं, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट। बुमराह आज भी डेथ ओवर्स में नाइटमेयर है, बोल्ट आज भी न्यू बॉल्स से टॉप ऑर्डर उखाड़ने की एबिलिटी रखते हैं। दोनों मिलकर इनिंग्स के दोनों सिरों पर मुंबई को पेस का शार्प एज देते हैं। और फिर मिचेल सेंटनर, सालों तक मुंबई को ऐसा स्पिनर नहीं मिला था जिन पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके। सेंटनर क्वाइटली उस रोल में फिट हो गए, कंट्रोल लाए, वैरायटी दी और नीचे बैटिंग डेप्थ भी जोड़ी। उन्हें रिटेन करना नॉन नेगोशिएबल था। इसी स्पाइन के आसपास मुंबई ने डेप्थ पीस, यंग इंडियन नेम्स और कुछ ओवरसीज ऑप्शंस को भी रिटेन किया जो कंडीशंस और मैचअप्स के हिसाब से फिट हो सके। मैसेज सिंपल था कि स्केलेटन तैयार है, अब बस सही मसल्स जोड़ने हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग बैकबोन होने के बावजूद मुंबई इंडियंस आंख मूंद कर नहीं चल रही थी। उन्हें साफ साफ पता था कि वल्नरेबिलिटीज कहाँ है। एक बड़ा सवाल ओपनिंग और विकेट कीपिंग कॉम्बिनेशन को लेकर था। रिकल्टन ने प्रॉमिस दिखाई थी
लेकिन इंडियन कंडीशंस और पूरे आईपीएल सीजन के भसड़ में वो भी रिलेटिवली नए हैं। टीम को एक और विकेट कीपर बैटर चाहिए था जो या तो रोहित के साथ ओपन कर सके या मिडिल ऑर्डर में आकर एक्सपीरियंस ला सके। फिर आता है मिडिल ऑर्डर का क्वेश्चन इश्यू। स्काई वर्ल्ड क्लास है, तिलक रॉक सॉलिड है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हर बैटर के बैड डेज आते हैं। अगर किसी बड़े मैच में स्काई जल्दी आउट हो जाए तो चेस को स्टीयर कौन करेगा या कोलैप्स के बाद इनिंग्स को कौन संभालेगा। फास्ट बॉलिंग डेप्थ भी कंसर्न थी। बुमराह और बोल्ट जितने बेस्ट हो सकते हैं उतने हैं, लेकिन सिर्फ दो नामों पर ज्यादा डिपेंडेंसी रिस्की होती है। इंजरीज, वर्कलोड, ऑफ डेज, ये सब गेम का हिस्सा है। मुंबई को कम से कम एक और ऐसा सीमर चाहिए था जिस पर हाई प्रेशर ओवर्स में भरोसा दिखाया जा सके। स्पिन डेप्थ को भी फाइन ट्यून करने की जरूरत थी। सेंटनर कंट्रोल देते, लेकिन उनके पीछे प्रूवन स्पिन ऑप्शंस की लंबी लिस्ट नहीं थी जो स्लो और टर्निंग ट्रैक्स पर काम कर सके। सेंटनर का एक खराब दिन या कोई इंजरी और स्पिन डिपार्टमेंट फिर से खत्म दिखने लगता था। और आखिर में ऑलराउंडर लेयर। हार्दिक अकेले जेन्युइन 3 डायमेंशनल प्लेयर नहीं हो सकते। टीम को एक ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस चाहिए थे जो मिडिल या लोअर ऑर्डर में बैटिंग कर सके और जरूरत पड़ने पर 1 से 3 ओवर्स भी दे सके। इसलिए मुंबई ऑक्शन और ट्रेड विंडो में बहुत स्पेसिफिक सवालों के साथ उतरी जिनके जवाब उन्हें हर हाल में चाहिए थे। यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस बार मुंबई के पास बहुत बड़ा पर्स नहीं था। वो मैसिव हेडलाइन मेकिंग बायस करके शोर नहीं मचा सकते थे, इसलिए उन्होंने चुना प्रिसीजन का रास्ता। ट्रेड्स के जरिए उन्होंने शार्दुल ठाकुर को अंदर लाया। शार्दुल एक तरह के कॉस्ट मर्चेंट है, कभी कभी रन्स खा जाते हैं, कभी बाउंड्री बॉल भी डाल देते हैं, लेकिन उनके पास एक अजीब सी आदत है गेम को ठीक उसी वक्त विकेट देकर पलट देने की जब टीम को ब्रेक थ्रू चाहिए होता है। ऊपर से नंबर 7 या 8 पर उनके हैंडी हिटिंग भी जोड़ दीजिए तो अचानक आपके पास एक ऐसा प्लेयर आ जाता है जो बैट या बॉल किसी भी स्किल से मैच बदल सकता है। उन्होंने शेरफन रदरफोर्ड को भी जोड़ा, लोअर मिडिल ऑर्डर के लिए एक लेफ्ट हैंडर पावर हिटर जिनके पास मीडियम पेस का ऑप्शन भी लॉकर में है। आईपीएल में अभी उनका पूरा एक्सप्लोजन नहीं हुआ है, लेकिन उनका प्रोफाइल बिल्कुल वही है जो मुंबई ढूंढ रही थी। ऐसा खिलाड़ी जो 6 या 7 पर आकर जरूरत पड़े तो बॉल 1 से मारना शुरू कर सके। मयंक मार्कंडे लेग स्पिन ऑप्शन के तौर पर फ्रेंचाइज में वापस आए। उन्होंने वानखेड़े देखा है, मुंबई का एनवायरनमेंट जाना है। स्पिन ट्रैक्स पर वो एक यूजेबल वेपन बन जाते हैं। और फिर आया वो स्मार्ट ऑलमोस्ट अंडर द रडार ऑक्शन बॉय क्विंटन डिकॉक। डिकॉक अब शायद अपने एब्सोल्यूट पीक पर ना हो, लेकिन उनके पास अब भी आईपीएल के हजारों रन है, स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक रेट है और हाई प्रेशर गेम्स का सालों का एक्सपीरियंस है। मुंबई के लिए वो सिर्फ एक ओवरसीज ओपनर नहीं है, बैकअप अल्टरनेट विकेट कीपर है, एक फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑप्शन है जो ओपन भी कर सकते हैं और मिडिल ऑर्डर में भी फिट हो सकते हैं, और एक लेफ्ट हैंडर है। इनके आसपास मुंबई ने डोमेस्टिक बैटर्स और ऑलराउंडर्स को वैल्यू प्राइसेस पर पिक किया। ऐसे खिलाड़ी जो कभी हाउस होल्ड नेम्स नहीं है, लेकिन ऑप्शंस, डेथ और फ्यूचर पोटेंशियल देते हैं। बिना बहुत बड़ा शोर किए उन्होंने क्वाइटली कई बॉक्सेस टिक कर दिए। अब इन सबको जोड़कर जरा इमेजिन करते हैं कि मुंबई इंडियंस अलग अलग तरह की कंडीशंस में कैसे लाइनअप कर सकती है। एक टिपिकल वानखेड़े इवनिंग पर जब बिग स्कोर चेज करना हो, आप आसानी से देख सकते हैं कि रोहित शर्मा और रॉयल रिकल्टन या डिकॉक ओपनिंग करने आते हैं। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशंस, एक्सपीरियंस और फ्रेशनेस का मिक्स। 3 नंबर पर सूर्य कुमार यादव, 4 पर तिलक वर्मा, अर्ली कोलैप्स हो तो एंकर करने के लिए और प्लेटफॉर्म सेट हो तो एक्सेलरेट करने के लिए। 5 पर हार्दिक पांड्या, 6 पर शेरफन रदरफोर्ड, लेफ्ट हैंडर पावर और फ्लेक्सिबिलिटी जोड़ते हुए, 7 पर मिचेल सेंटनर, बैट और बॉल दोनों से कंट्रीब्यूशन देते हुए। इसके बाद बॉलिंग कोर आता है, बुमराह, बोल्ट, शार्दुल या चाहर, और कंडीशंस के हिसाब से एक एक्स्ट्रा स्पिनर या सीमर। अगर मुंबई स्लो ट्रैक पर पहले बैटिंग कर रही है और डिफेंड करना हो तो वो ट्विक भी कर सकती है। हो सकता है सेंटनर या मार्कंडे दोनों को खिलाया जाए या यंग ऑफ स्पिन ऑप्शन के तौर पर अल्लाह गजनफर को मौका मिले। बॉलिंग को थोड़ा हैवी रखा जाए, ये जानते हुए कि रोहित, स्काई, तिलक, हार्दिक और एक ओवरसीज बैटर मिलकर भी डिफेंडेबल टोटल खड़ा कर सकते हैं। ये इस टीम का स्कैरी पार्ट है। इनके पास सिर्फ एक फिक्स्ड टेम्पलेट नहीं है, इनके पास पिच, अपोजिशन और मैच सिचुएशन के हिसाब से लाइनअप करने के कई तरीके हैं। सच बात करें तो अपने दिन पर ये मुंबई वाली टीम काफी ब्रूटल हो सकती है। उनकी बैटिंग डीप भी है, एक्सपीरियंस्ड भी है। अकेले रोहित और स्काई मैच छीन सकते हैं। उसमें हार्दिक की फिनिशिंग, तिलक की स्टेबिलिटी, रदरफोर्ड जैसा कोई इधर उधर फ्लोटिंग ऑप्शन जोड़ दीजिए तो सामने वाले बॉलर्स को सांस लेने का मौका ही नहीं मिलता। उनका पेस अटैक एलीट है। फुली फिट बुमराह और बेल्ट की जोड़ी नाइटमेयर जैसी है। डेथ ओवर्स में बुमराह मशीन जैसी प्रेसिजन से यॉर्कर ठोकते हैं और शुरुआत में बोल्ट गेंद को बस इतना स्विंग कराते हैं कि एज निकल आए। स्पिन जो कभी वीकनेस थी अब काफी बैलेंस दिखती है, सेंट्रल फिगर के तौर पर, और मार्कंडे या अफगान टैलेंट जैसे बैकअप्स के साथ। और ऑलराउंडर लेयर हार्दिक, जैक्स टाइप प्रोफाइल्स, शार्दुल, रदरफोर्ड, इन्हें बैट और बॉल दोनों पैक करने की आजादी देता है बिना किसी एक डिपार्टमेंट से कंप्रोमाइज किए। ये उसी तरह की स्क्वाड है जो अगर रदम पकड़ ले तो विनिंग स्ट्रीक पर आ सकती है और अचानक अनस्टॉपेबल लगती है। लेकिन कोई भी टीम फ्लॉलेस नहीं होती। मुंबई इंडियंस के पास भी क्रैक्स है। उनका ओवरसीज कॉम्बिनेशन थोड़ा फ्रेजाइल है। अगर 1-2 ओवरसीज प्लेयर्स बैड पैच में चले गए
या इंजर्ड हो गए तो बैलेंस जल्दी बिगड़ सकता है और उन्हें लेस देन आइडियल कॉम्बिनेशंस में जाना पड़ सकता है। स्पिन भले ही इंप्रूव हुई लेकिन अभी काफी हद तक सेंटनर के कंट्रोल पर डिपेंड करती है। अगर वो इंजर्ड हो गए, आउट ऑफ फॉर्म या पोजीशन उन्हें एग्रेसिवली टारगेट कर ले तो बैकअप स्पिनर्स पर प्रेशर अचानक बहुत बढ़ जाएगा। मिडिल ऑर्डर भी जितना स्ट्रांग दिखता है, ट्रेंडिंग ट्रैक्स पर टॉप क्वालिटी स्पिन के खिलाफ ट्रिकी डेज देख सकता है। स्काई और तिलक वर्मा अच्छे प्लेयर्स हैं लेकिन स्काई की फॉर्म सबसे खराब दौर से गुजर रही है। तो फिर सबसे बड़ा रिस्क डेथ ओवर्स में बुमराह पर ओवर डिपेंडेंस। जब तक वो है, मुंबई के डेथ ओवर्स फोर्ट्रेस जैसे लगते हैं और अगर किसी वजह से वो एब्सेंट हो या थोड़ा ऑफ हो तो गेम प्लान अचानक शेकी हो जाता है। तो क्या एमआई एक्चुअली 2026 विन कर सकती है? अब ऑनेस्ट टेक लेते हैं। ऑन पेपर मुंबई इंडियंस 2026 की स्क्वाड टूर्नामेंट की टॉप 3 टीम्स में से कंफर्टेबल दिखती है। उनके पास प्रूवन कोर है जिसे जीतना आता है, एक्सपीरियंस और यूथ का स्ट्रॉन्ग मिक्स है, फियरसम पेस अटैक है, पहले से कहीं बेहतर स्पिन बैलेंस और इनफ ऑलराउंड ऑप्शंस है ताकि पूरे लंबे सीजन में फ्लेक्सिबल रहा जा सके। क्या वो 6th आईपीएल ट्रॉफी पक्की तौर पर उठा ही लेंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन अगर टीम फिट रहती है और एग्जीक्यूशन सही रहता है तो प्लेऑफ्स में जगह बनाना और टाइटल के लिए सीरियस चैलेंज देना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। ये मुंबई 3.0 जैसा फील देता है, ज्यादा वाइज, ज्यादा शार्प और ज्यादा हंग्री। और अगर सही टाइम पर सब क्लिक कर गया तो फैमिलियर ब्लू वेब फिर से उठती देख सकती है। तो क्या आपको लगता है ये मुंबई इंडियंस 2026 स्क्वाड टाइटल नंबर 6 के लिए काफी है? आप अपने कमेंट करते जाइए क्योंकि सारे कमेंट्स पढ़े जाते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।